हेलो स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ ये एक बहुत ही यूनिक नॉलेज है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स और मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस में आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत ही कमाल की बातें इसके अंदर डिस्कस होंगी। आपको इसके अंदर ये भी समझ में आएगा कि जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस निकालने के लिए उसका कंसेप्चुअल बेसिस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। बहुत ही कमाल की नॉलेज इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वर्चुअल वर्क मेथड है जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस अब अभी तक यूज़ करते आए, जितने भी वीडियोस अभी तक हमने देखे, तो उसके अंदर हमने वर्चुअल वर्क मेथड या समेशन ऑफ टी डॉट एक्स, समेशन ऑफ टी डॉट वी, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, ये वाले रिलेशंस हमने यूज़ किए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये रिलेशंस किन कंडीशंस में लगते हैं और किन कंडीशंस में ये रिलेशंस नहीं लगते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझिए। इसके ऊपर बेस्ड जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में वो बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपसे तभी बन पाएंगे जब आपको ये वाले कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है। तो इसको मैंने पहले आपको दो केसेस बताए हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वर्चुअल वर्क मेथड है, जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं जो हमने डिस्कस किए अभी तक, ये कब लगते हैं और कब नहीं लगते। तो केस वन, जो टेंशन लग रही है सिस्टम के अंदर, हम ये समेशन ऑफ टी डॉट ए, समेशन ऑफ टी डॉट बी वगैरह टेंशन का वर्क कैलकुलेट करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। समेशन ऑफ टी डॉट एक्स की फॉर्म में पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हम टेंशन का वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो टेंशन की जो हम बात करते हैं, अगर वो टेंशन कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और एंगल बिटवीन द टेंशन और एक्स वी या ए के साथ में जो एंगल होगा वो अगर चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो उस केस में ये तीनों की तीनों रिलेशंस एप्लीकेबल होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर टेंशन जो है वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, या फिर टेंशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, या फिर टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है, वो एंगल भी कांस्टेंट है। अगर टेंशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो ये एंगल कांस्टेंट हो भी जाएगा। तो अगर वो एंगल भी कांस्टेंट है तो ये वाले जो रिलेशन है ये हमेशा एप्लीकेबल होंगे। ऐसा क्यों होगा अभी हम देखेंगे आने वाली स्लाइड पे। ये रिलेशंस हमेशा एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। इन दिस केस ऑल द कंस्ट्रेंट रिलेशंस आर ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, ये आप अभी ध्यान रखिए, इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे आने वाली स्लाइड में। केस टू, अगर टेंशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आइदर इन द डायरेक्शन और इन द मैग्नीट्यूड और बोथ, अगर टेंशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये वाले रिलेशंस एप्लीकेबल नहीं होते। समेशन ऑफ टी डॉट एक्स नॉट एप्लीकेबल, समेशन ऑफ टी डॉट ए नॉट एप्लीकेबल, समेशन ऑफ टी डॉट बी ये कोइंसिडेंटली एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ समेशन ऑफ टी डॉट एक्स वगैरह जीरो, तो इन पे जीरो भी है ऑब्वियसली। यही कंस्ट्रेंट रिलेशंस होते हैं। तो ये वाले जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं इसमें समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो एप्लीकेबल नहीं होगा, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो सरप्राइजिंगली एप्लीकेबल हो जाता है। ये कैसे एप्लीकेबल होता है इसको अभी हम कंसेप्चुअल बेसिस देखेंगे। पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट 100% क्लैरिटी दूंगा और एग्जाम्पल से भी हम इसको समझेंगे ताकि आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर आने वाले वीडियोस में हम कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस देखेंगे जो कि इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर बेस्ड होंगे, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए कि जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर उसका एप्लीकेशन कैसा दिखता है। ठीक है। तो ये एक समरी है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, इसका प्रूफ अभी हम देखने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड इट, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट्स देखे, टू अंडरस्टैंड देम वी विल नीड टू गो इनटू द बेसिक्स ऑफ दीज फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूले हैं समेशन ऑफ टी डॉट एक्स, टी डॉट ए, टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो एटसेट्रा, ये कहाँ से आते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में एप्लीकेबल होंगे, किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो देखो इसका कंसेप्चुअल बेसिस क्या है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस होते हैं ये वर्चुअल वर्क मेथड के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है? वर्चुअल वर्क मेथड ये कहता है कि एक सिस्टम के अंदर जो टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर वर्क डन बाय टेंशन निकालोगे एक सिस्टम के ऊपर, तो वो हमेशा जीरो आएगा। समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज जीरो। ये इसका कंसेप्चुअल बेसिस है। यानी कि ये टी डॉट एक्स जो है ये वर्क डन को शो कर रहा है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये वर्क है। आप इसको केवल फॉर्मूले की तरह ना देखें, आप इसको इस तरह से देखें कि वर्क डन बाय टेंशन इन द एंटायर सिस्टम इज जीरो। अगर टेंशन जो है वो नॉन इम्पल्सिव है, नॉन डिसिपेटिव फोर्स तो रहेगा ही टेंशन, अगर नॉन इम्पल्सिव है तो
तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज 0। ये इसका कंसेप्चुअल बेसिस है। अब हमको पता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय अ फोर्स की जो रियल डेफिनेशन है वो होती है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ये रियल डेफिनेशन है वर्क डन बाय अ फोर्स की। इंटीग्रेशन आता है वहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों आता है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है ना। तो इंटीग्रेशन के साथ में ये वर्क डन की डेफिनेशन आती है। अब हमको पता है कि अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट हुआ, अगर फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, है ना, और डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन में कांस्टेंट है, यानी कि जो थीटा होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर कांस्टेंट हो गया, और जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो भी फिर चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक सर्टेन डायरेक्शन होगा और फोर्स तो अपने आप में कांस्टेंट है ही। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है तो हम सबसे पहले तो इस एफ डॉट डी एक्स को एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर एफ और थीटा दोनों कांस्टेंट है तो एफ और कॉस थीटा को हम बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बन जाएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास में आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। ये हमारे पास में इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, है ना। यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स। इसको हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में वर्क डन की डेफिनेशन एफ डॉट एक्स किस कंडीशन में आई, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली वर्क डन बाय टेंशन जो है वो टी डॉट एक्स कब आएगा, जब टेंशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो। दिस विल बी द डेफिनेशन ओनली व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टेंशन आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर टेंशन का कांस्टेंट है तो हम वर्क डन बाय टेंशन को इंटीग्रल ऑफ टी डॉट डी एक्स लिखने की जगह सिंपली टी डॉट एक्स लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी फोर्स के वर्क को हम सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तभी लिख सकते हैं जब फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट हो, है कि नहीं। तो टेंशन के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। टेंशन के भी वर्क को हम टी डॉट एक्स तभी लिख पाएंगे जब टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हम टी डॉट एक्स नहीं लिख पाएंगे, और अगर टी डॉट एक्स नहीं लिख पाएंगे तो वर्चुअल वर्क मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि वर्चुअल वर्क मेथड में हमने सिंपली समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 किया हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो शुरुआत में मैंने आपको केसेस बताए थे, यहाँ पे मैंने बोला कि अगर टी कांस्टेंट है तो ये लग जाएंगे, टी कांस्टेंट नहीं है तो ये नहीं लगेंगे। ये वेलोसिटी वाला क्यों लगेगा ये मैं आपको भी बताऊंगा, पर इन जनरल समेशन ऑफ टी डॉट एक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन कांस्टेंट नहीं है तो वर्क का ये फॉर्मूला ही नहीं बनेगा टी डॉट एक्स, इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अभी कुछ समझ में आने लगा होगा कि ये फॉर्मूले क्यों लग रहे हैं कुछ केसेस में और क्यों कुछ केसेस में नहीं लग रहे हैं। कुल मिलाकर के कंसेप्ट सिंपल है कि वर्क डन जो है वो एफ डॉट एक्स या टी डॉट एक्स तभी होता है जब एफ या टी कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमको इंटीग्रेशन से वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर टी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है तो ही टी डॉट एक्स जो है वो वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो कंस्ट्रेंट रिलेशंस समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 वुड बी एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ टी इज कांस्टेंट एंड थीटा इज कांस्टेंट। तभी ये एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये आपको क्लियर है तो आगे का वीडियो आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में ये वेलोसिटी वाला रिलेशन मिल जाता है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में एक्सेलरेशन वाला रिलेशन आ जाता है कि नहीं। ये तीनों रिलेशन इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो बेसिक जो रिलेशन है वो तो ये समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये अगर आपको क्लियर है तो बाकी सारे रिलेशन तो आते चले जाएंगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो टी कांस्टेंट नहीं है या फिर थीटा कांस्टेंट नहीं है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, या टेंशन और वेलोसिटी के बीच का, या टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कांस्टेंट नहीं है। एंगल कब कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब टेंशन का मैग्नीट्यूड मान लो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो टेंशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है या फिर दोनों में से एक भी चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस नहीं लग पाएंगे। तब हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स 0 जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। फिर समेशन ऑफ टी डॉट ए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 एप्लीकेबल हो जाता है फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टेंशन एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो टी कांस्टेंट नहीं भी है
तो भी समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो एप्लीकेबल हो जाता है फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टेंशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा क्यों होता है ये हम आने वाले पेजेस पे अभी देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो बहुत मजेदार एग्जाम्पल होने वाला है स्टूडेंट्स, तो आप बने रहिए साथ में। तो देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, ये दोनों ब्लॉक्स हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। और ये इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इंस्टेंटेनियसली जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग का ब्लॉक बी के साथ में हॉरिजॉन्टल से, वो है थीटा। अब मान लीजिए कि आप ब्लॉक ए को x1 अमाउंट से आगे शिफ्ट करते हैं, और x1 जो है वो कोई छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। तो जो ब्लॉक बी है वो एक x2 अमाउंट से आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब बी ब्लॉक जो है वो x2 अमाउंट से आगे डिस्प्लेस होगा तो ये एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा। जैसे जब ब्लॉक बी मान लो यहाँ पे कहीं पे पहुंचेगा और इनिशियल एंगल को अगर आप थीटा वन बोल दें तो फाइनल एंगल थीटा टू हो जाएगा, क्योंकि एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो लगाने की कोशिश करते भी हैं, तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा टी इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि थीटा तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये मेथड लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप x1 और x2 में जो रिलेशन है वो समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो से निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर ये समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो के अंदर ये एजम्पशन है कि टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टेंशन इनिशियली तो लग रही होगी इस डायरेक्शन में, फाइनली लग रही होगी इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। भले ही हम मान लें कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, जिसके कारण थीटा चेंज हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर x1 और x2 में रिलेशन कैसे निकलेगा, फिर वो आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकालना पड़ेगा कि जब ये पार्टिकल a जो है वो x1 अमाउंट आगे बढ़ा तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू की टर्म्स में आपको निकालना पड़ेगा कि x2 की वैल्यू कितनी आएगी, और फिर आपको x1 और x2 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको ज्योमेट्री, सिंपल मैथमेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी, जिससे आपके पास में x1 और x2 में रिलेशन आएगा। पर पॉइंट ये है कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट बड़े होंगे तो समेशन ऑफ टी डॉट एक्स नहीं लगेगा अगर टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो टेंशन का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगर बड़े हैं तो ये वाला रिलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश कर दी। तो चलिए सेम एग्जाम्पल का हम एक और वेरिएंट देखते हैं। अब देखो ये सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, बस अंतर इतना है कि पिछले केस में x1 और x2 बड़े बड़े थे, यहाँ पे मैंने x1 और x2 को बहुत छोटा बना दिया है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए जो है वो dx1 डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ता है, ब्लॉक बी जो है वो dx2 डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ता है, और ये इंस्टेंटेनियस एंगल थीटा है। तो हमको dx1 और dx2 में रिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला, वो यहाँ पे लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये जो dx1 और dx2 जो डिस्प्लेसमेंट्स है ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है तो टेंशन का डायरेक्शन सब्सटैंशियली चेंज नहीं होगा। dx1 और dx2 बहुत छोटे हैं तो एंगल जो होगा ये भी सब्सटैंशियली चेंज नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस dx2 का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द स्ट्रिंग वो हो जाएगा dx2 cos थीटा, और dx2 cos थीटा dx1 के बराबर हो जाएगा बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि बी ब्लॉक अपने dx2 मोशन के कारण जितनी स्ट्रिंग रिलीज करेगा वही स्ट्रिंग ए के द्वारा गेन की जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कि स्ट्रिंग रिलीज्ड बाय द ब्लॉक बी अलोंग द स्ट्रिंग वो कितनी होगी dx2 cos थीटा, और वही गेन की जाएगी ब्लॉक ए के द्वारा, वो dx1 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा, है कि नहीं। ये अगर आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से या फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन जो हमको पता है समेशन ऑफ टी डॉट एक्स, उससे भी अगर आप निकालेंगे तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं एक्सट्रीमली स्मॉल हैं तो थीटा सब्सटैंशियली चेंज नहीं होगा फॉर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो अगर आप उस रिलेशन से भी निकालते हैं तो आपके पास में आएगा ए ब्लॉक के लिए इधर की तरफ लग रही होगी टेंशन टी, इधर की तरफ ये टेंशन रही होगी टी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय dx1, क्योंकि टी और dx1 के बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा इसलिए माइनस आ गया। ब्लॉक बी के लिए आ जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाय dx2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, क्योंकि dx1 और dx2 बहुत छोटे हैं तो टेंशन का डायरेक्शन सब्सटैंशियली चेंज नहीं होगा और एंगल थीटा में भी कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि dx1 और dx2 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इसको आप जीरो कर दीजिए तो देखिए यहाँ से भी वही रिलेशन आ रहा है dx2 cos थीटा इज इक्वल टू dx1, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो गया, है ना। तो ये हमने दो तरीके से देखा।
अब देखो ये जो dx2 को cos थीटा करके हमने dx1 के जो बराबर किया है, इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर कांस्टेंट रहनी है तो b के द्वारा जितनी स्ट्रिंग रिलीज की जाएगी अलोंग द स्ट्रिंग, जैसे dx2 तो हुआ है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में dx2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो स्ट्रिंग कितनी रिलीज होगी, स्ट्रिंग रिलीज होगी, ये एंगल को अगर आप थीटा बोलें तो ये dx2 cos थीटा स्ट्रिंग रिलीज होगी। और क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी है तो जितनी स्ट्रिंग ब्लॉक बी के द्वारा रिलीज की जाएगी उतनी ही ब्लॉक ए के द्वारा गेन की जाएगी इस डायरेक्शन में, इसलिए dx2 cos थीटा की वैल्यू dx1 के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंस्ट्रेंट रिलेशन जो ये समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हों पार्टिकल्स के और टेंशन का डायरेक्शन चेंज भी हो रहा हो तो उस केस में ये रिलेशन लग जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट्स बड़े हैं और टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये रिलेशन नहीं लगेगा, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड केस। अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है, अब हमको वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस अगर टेंशन का डायरेक्शन चेंज भी हो रहा हो तो वेलोसिटी के लिए क्यों लग जाता है। तो देखो पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा कि छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए dx1 और dx2 के लिए तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन लग ही जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि dx2 cos थीटा इज इक्वल टू dx1, ये तो हमने बोल ही दिया था। यहाँ पे हमने ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बोला है dx1 और बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमने बोला है dx2। तो हमको ये पता है कि dx1 और dx2 में ये रिलेशन आता है। अब अगर अपन दोनों तरफ एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी। अब dx1 बाई dt क्या होगा, dx1 बाई dt बन जाएगा v1 और dx2 बाई dt क्या बनेगा, वो बन जाएगा v2। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। अब अगर आप कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी रिजल्ट निकालते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट वी वाला रिजल्ट यूज करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं उससे क्या आता है। तो ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन लग रही होगी पीछे, ब्लॉक बी के ऊपर लग रही होगी इस तरीके से। तो ब्लॉक ए के लिए हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी वी1, और क्योंकि एंगल जो है वो 180 होगा इसलिए हमने माइनस ऑलरेडी लगा दिया है। और बी के लिए हम लिखेंगे टी इंटू वी टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ रहा है वी टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी वन। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो हमने देखा कि कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी वही आ रहा है जो कि हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से देखा था। स्ट्रिंग की लेंथ को कंजर्व करके हमारे पास में dx1 और dx2 में रिलेशन आता है, उसको हमने dt से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास में वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता है। और वही रिलेशन हमारे पास में कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी आ गया है, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो से। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है ये हमेशा लग जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वाले रिलेशन के अंदर हम जो डिस्प्लेसमेंट्स यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में वो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, क्योंकि वेलोसिटी dx बाई dt होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो dx आ रहा है। और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हैं तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लग जाता है। और क्योंकि वेलोसिटी के अंदर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स ही यूज होते हैं, इसीलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटी के लिए हर केस में लग जाएगा, चाहे टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या कांस्टेंट हो, एंगल कांस्टेंट हो या चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी के लिए रिलेशन हमेशा लग जाएगा। कितनी कमाल की बात है। बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं लगेगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए लग जाएगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए लग जाएगा तो वेलोसिटी के लिए भी लग जाएगा। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गए। कितनी मजेदार बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि मान लो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि a1 और a2 में रिलेशन बताओ। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मान लो a1 है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 है, टेंशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली इसमें चेंज होगा, थीटा कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो a1 और a2 के बीच में रिलेशन बताओ। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्सेलरेशन वाला नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे अगर आप ये रिलेशन लगाने की कोशिश करते हैं समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है, जैसे पार्टिकल बी की आप वेलोसिटी देखें तो वो इधर की तरफ आएगी v2, पार्टिकल ए की वेलोसिटी v1 आप लें तो चलो वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंशन और v2 के बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, और टेंशन और v1 के बीच का जो एंगल है चलो वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन में तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करके आता है। तो अगर आप वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटीज में क्या रिलेशन हमारे पास में अवेलेबल है, वेलोसिटीज में हमारे पास में रिलेशन अवेलेबल है v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1, यही हमने निकाला था पिछले पेज पर। इसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास में एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो देखो क्या आएगा आपके पास में v2, अब थीटा भी वेरिएबल है तो हमको थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा v2
माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी वी टू बाय डी टी इज इक्वल टू डी वी वन बाय डी टी। ये रिलेशन आएगा हमारे पास में, जिसमें थीटा भी कंटिन्यूसली वेरिएबल होगा, इसलिए डी थीटा बाई डी टी की टर्म भी आ रही है। अब हमको पता है डी वी वन बाई डी टी होगा A1 और डी वी टू बाई डी टी होगा A2, तो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा V2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाई डी टी प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय A2 एंड दैट विल बी इक्वल टू A1। ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अगर हमें एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो उसके लिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये आंसर आएगा। अब आप देखो कि अगर आप कंस्ट्रेंट रिलेशन डायरेक्टली लगा देते, अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन पे कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा देते, अगर आप समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 कर देते, तो आप यहाँ पे क्या रिलेशन पाते, वही वेलोसिटी वाला रिलेशन आ जाता, A2 कॉस थीटा इज इक्वल टू A1, ये आ जाता, और ये हो जाता गलत। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी वाले रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करके हमको एक्सेलरेशन वाला रिलेशन मिलता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट्स वाला जो रिलेशन था इसको डिफ्रेंशिएट करके ही तो हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, तभी तो हमको ये वाला रिलेशन मिला है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जो एक्सेलरेशन वाला रिलेशन है वो भी तब मिलेगा जब वेलोसिटी वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, और वेलोसिटी वाले फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये रिलेशन बनेगा, ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। इसीलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन तब नहीं लग पाता जब टेंशन, एक्सेलरेशन वाला जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो तब नहीं लग पाता जब टेंशन का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरी की पूरी समरी क्लियर हो गई होगी। तो इन समरी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस हैं, ये अगर टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है तब तो ये हमेशा लग जाएंगे, और अगर टेंशन का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तब भी वेलोसिटी वाला रिलेशन तो हमेशा लग जाएगा। एक्सेलरेशन और पोजीशन वाले या डिस्प्लेसमेंट वाले जो रिलेशंस हैं वो फिर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और इसकी पूरी समरी मैंने आपको दी, और ये एग्जाम्पल को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमने देखा बड़े डिस्प्लेसमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टेंशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल था, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल था तो वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें एक्सेलरेशन का ये रिलेशन मिला, जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशन से जो हमारे पास में रिलेशन आता उससे अलग था। ठीक है, और क्योंकि बेसिक्स के थ्रू जब हम जा रहे हैं तो हमें एक्सेलरेशन का ये वाला रिलेशन आ रहा है। बेसिक्स क्या है, डिफरेंशिएशन के थ्रू एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, तो यही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरी समरी आ गई। इसके ऊपर हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। इसके ऊपर मैं आपको आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रेंट रिलेशंस जो हैं वो लगाए जाते हैं इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, और किस तरीके से एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला जाता है इन केसेस में। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इसको आप अच्छे से समझिए, पूरे वीडियो को रिवाइज़ कीजिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।